नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। सीटेड एग्जाम के लिए ईवीएस का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है भोजन यानी कि फूड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिंग हु फेन के बारे में। तो लिंग हु फेन एक व्यंजन है जिसको सांप के मांस से बनाया जाता है। याद रखेंगे, जो लिंग हु फेन है किससे बनाया जाता है? ये सांप के मांस से बनाया जाता है और इससे हांगकांग के लोग जो है वो खाते हैं। ठीक है, तो लिंग हु फेन जो है ये सांप के मांस से बनाया जाता है और इसको हांगकांग में जो रहने वाले लोग हैं वो खाते हैं। अगला जो है वो है ऊंधियू। तो ऊंधियू जो है वो क्या है? तो ऊंधियू जो है इसका गुजराती में अर्थ होता है उल्टा। ऊंधियू जो है ये गुजरात का एक व्यंजन है और गुजराती में ऊंधियू का अर्थ होता है उल्टा। अब ये बनाया कैसे जाता है? तो ऊंधियू को बनाने के लिए सर्दियों में ताजी सब्जियों को मटके में बंद करके और उल्टा करके कोयले पर पकाया जाता है और इसके साथ चूल्हे पर बनाई हुई रोटियां जो हैं वो खाई जाती हैं। तो एक मटका होता है जिसमें सब्जियों को, ताजी सब्जियों को रखकर बंद कर देते हैं, उसे सील कर देते हैं। उसके बाद में उस मटके को जो है उल्टा करके कोयले पर पकाया जाता है और इसके साथ चूल्हे पर बनाई गई जो रोटियां हैं वो खाई जाती हैं। तो ये गुजरात में खाया जाता है। इसके अलावा गुजरात की दाल के बारे में कभी आपसे अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे, गुजरात में जो लोग दाल खाते हैं तो उनमें वो चीनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दाल में चीनी मिलाकर कहाँ खाया जाता है? आप याद रखेंगे कि गुजरात में खाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्षेत्रीय व्यंजन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली ये कहाँ खाई जाती है, तो ये खाई जाती है जम्मू कश्मीर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि नारियल के तेल में बनी हुई जो मछली है इसको कहाँ खाया जाता है, तो ये खाई जाती है गोवा में। ठीक है, सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ खाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। और नारियल के तेल में बनी हुई जो मछली है वो खाई जाती है गोवा में। इसके अलावा ढोकला, लेमन राइस, पूरन पोली ये कहाँ के व्यंजन हैं? तो ये गुजरात के क्षेत्रीय व्यंजन हैं। ठीक है, ढोकला है, लेमन राइस है, पूरन पोली है, ये सभी गुजरात के क्षेत्रीय व्यंजन हैं। इसके अलावा आपका बड़ा पाव है, पाव भाजी है, तो ये कहाँ के क्षेत्रीय व्यंजन है? ये महाराष्ट्र के क्षेत्रीय व्यंजन है। नेक्स्ट है आपका कि सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो सरसों का साग और मक्के की रोटी ये कॉम्बिनेशन कहाँ का है? ये है पंजाब का। याद रखेंगे, सरसों का साग और मक्के की रोटी ये कहाँ का क्षेत्रीय व्यंजन है? पंजाब का है। बांस की कोपल और मोमो, ठीक है, बांस की कोपल और जो मोमोज हैं ये कहाँ के क्षेत्रीय व्यंजन है? तो ये हैं नागालैंड के। ठीक है, कहाँ के हैं? नागालैंड के। नेक्स्ट है आपका टेपियोका। तो टेपियोका जो है ये कहाँ खाया जाता है? तो टेपियोका जो है ये खाया जाता है केरल में। ठीक है, टेपियोका कहाँ खाया जाता है? केरल में खाया जाता है। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि चेवा चावल और बोरा चावल ये कहाँ के क्षेत्रीय व्यंजन है, तो ये हैं असम के। ठीक है, चेवा चावल है, बोरा चावल है, ये कहाँ के क्षेत्रीय व्यंजन है? याद रखेंगे, ये असम के क्षेत्रीय व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं भोजन पकाने के तरीकों के बारे में। तो भोजन को पकाने के चार जो है वो तरीके हैं, उन चारों तरीकों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है भूनकर। भूनकर क्या क्या खाया जाता है ये भी मैंने आपको साथ में बताया है। तो जैसे कि आपका आलू है, शकरकंद है, मक्का, चना, मटर, मूंगफली और मछली, इन सबको भून कर खाया जाता है। अगला जो भोजन पकाने का तरीका है वो है उबाल कर। उबाल कर कौन कौन सी चीजें जो है वो खाई जाती हैं? तो उसमें आपका चावल है, दाल है, आलू है, शकरकंद है और अंडा है, इनको उबाल कर खाया जाता है। अगला जो भोजन पकाने का तरीका है वो है तल कर। तल कर किन चीज़ों को खाया जाता है? तो उसमें आलू है, पापड़ है, मीट है और मछली है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आलू को भून कर भी खाया जाता है, आलू को उबाल कर भी खाया जाता है, इसके अलावा आलू को तल कर भी खाया जाता है। अगला जो भोजन पकाने का तरीका है वो है सेक कर। सेक कर यानी कि बेक करके। तो सेक कर जो भोजन पकाने का तरीका है उसके अंतर्गत रोटी, पापड़ और ब्रेड ये आएंगे। तो रोटी, पापड़, ब्रेड इनको सेक कर पकाया जाता है। तो ये भोजन पकाने के चार जो है तरीके हो गए हैं, याद कर लीजिएगा इनको, भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भोजन के संरक्षण की। तो भोजन को संरक्षित करने के निम्नलिखित तरीके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, तो दूध का संरक्षण किया जाता है उबाल कर। अगर दूध को कम समय के लिए संरक्षित करना है तब उसका संरक्षण करेंगे उबाल कर, और दूध का संरक्षण अगर लंबे समय के लिए करना है तो इसका संरक्षण करते हैं पाश्चुरीकरण करके। वो मैं आपको बताऊंगा कि पाश्चुरीकरण का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो अगर कम समय के लिए करना है संरक्षित तो उबाल कर। फिर उसके बाद में है चावल।
तो चावल का संरक्षण करने के लिए चावल को एक कटोरे में रखकर पानी से भरे हुए बर्तन में रखते हैं। तो इस प्रकार से चावल का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हरा धनिया। तो जो हरा धनिया है उसको गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है प्याज। तो प्याज को नमी से बचाकर खुले में रखा जाता है। और लहसुन का संरक्षण भी इसी प्रकार से करते हैं, लहसुन को भी नमी से बचाकर खुले में रखते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका अचार। तो अचार को संरक्षित करने के लिए उसमें नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड मिलाकर रखते हैं। आपने देखा होगा जो अचार होता है, अगर आप मार्केट से अचार खरीद के लाते हैं तो उसमें नमक की मात्रा काफी अधिक होती है। तो उसमें नमक की मात्रा इसलिए ही अधिक की जाती है जिससे अचार को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सके। तो अचार का संरक्षण होता है सोडियम क्लोराइड के द्वारा। मुरब्बे का संरक्षण अगर पूछे तो मुरब्बे का जो संरक्षण है वो होता है चीनी के द्वारा, ठीक है। तो मुरब्बे में चीनी बहुत अधिक होती है इस वजह से, क्योंकि उसकी वजह से मुरब्बे की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि जैम और जेली, तो जैम और जेली का जो संरक्षण है वो किया जाता है सोडियम बेंजोइट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका सॉस और चटनी। तो जो सॉस और चटनी है उसका संरक्षण किया जाता है एसिटिक एसिड के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? एसिटिक एसिड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर अनाज के बारे में आपसे पूछा जाए कि जो अनाज का संरक्षण किया जाता है तो उस समय जो नमी है वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए अनाज में, तो याद रखेंगे अनाज को कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित करते समय उसमें नमी का जो परसेंटेज है वो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे अनाज को जब कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित किया जाता है तो उसमें नमी का जो अधिकतम प्रतिशत है वो 10% तक होना चाहिए। अब दूध को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो है पाश्चुरीकरण। मैंने आपको बताया था कि दूध को कम समय तक संरक्षित करना है तो फिर उसको उबाल कर करते हैं, अगर उसको लंबे समय तक संरक्षित करना है तो पाश्चुरीकरण का प्रयोग किया जाता है। अब जो ये पाश्चुरीकरण का प्रोसेस है इसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने। जो पाश्चुरीकरण की खोज है वो लुई पाश्चर ने की थी वर्ष 1866 में। पाश्चुरीकरण होता कैसे है? तो पाश्चुरीकरण का जो प्रोसेस है इसमें दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, या 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है। तो इससे जो दूध में पाए जाने वाले जीवाणु वगैरह हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, याद रखेंगे। तो जो पाश्चुरीकरण का प्रोसेस है इसमें दो टेम्परेचर हैं जो आपको याद रखने हैं। एक है 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, या दूसरा जो है वो है 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक दूध को गर्म करके संरक्षित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले एसिड की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। तो जितने भी खट्टे फल हैं उनमें कोई ना कोई एसिड पाया जाता है। तो इसी प्रकार नींबू में अगर पूछा जाए कि कौन सा एसिड मिलता है तो नींबू में मिलता है साइट्रिक एसिड। सिरका जो होता है यानी कि विनेगर, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है। सिरके में कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड मिलता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इमली में कौन सा एसिड मिलता है तो इमली में मिलता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका दही। दही में कौन सा एसिड मिलता है तो दही में मिलता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। दही में कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड मिलता है। फिर है आपका लाल चींटी। तो लाल चींटी जो होती हैं वो भी खट्टी होती हैं। तो लाल चींटियों में अगर पूछा जाए कि कौन सा एसिड पाया जाता है तो लाल चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। लाल चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो खाद्य पदार्थ का संरक्षण है उसमें किस एसिड का प्रयोग किया जाता है तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जो भी आप पैकिंग वाले फूड लेके आते हो जैसे कि चिप्स हो गए या फिर आपके दालमोट का पैकेट हो गया, तो उसमें लंबे समय तक वो जो है ताजे रह सकें, इस वजह से जो एसिड मिलाया जाता है वो होता है बेंजोइक एसिड। तो आप चिप्स का पैकेट देखिए, नमकीन का पैकेट देखिए, वहां पर संरक्षण करने के लिए जो एसिड मिलाया जाता है वो होता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। आगे देखिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्य पदार्थों में कौन कौन सी शर्करा पाई जाती है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रैक्टोज की। तो फ्रैक्टोज जो शर्करा है ये आपको मिलेगी फल में और शहद में, और फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे जो मीठी शर्करा है वो फलों में पाई जाती है और उसे फ्रैक्टोज कहा जाता है। अगली जो शर्करा है वो है माल्टोज।
माल्टोज जो शर्करा है ये किस में पाई जाती है, तो माल्टोज शर्करा जो है ये पाई जाती है अनाज में। ठीक है, माल्टोज शर्करा किस में पाई जाती है, अनाज में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपकी सुक्रोज। जो सुक्रोज शर्करा है ये किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है गन्ने में। सुक्रोज जो शर्करा है ये गन्ने में पाई जाती है। फिर है आपका लैक्टोज। जो लैक्टोज शर्करा है ये किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दूध में। ठीक है, तो जो फलों में मिठास है वो फ्रैक्टोज के कारण होती है, अनाज में जो मिठास है वो माल्टोज के कारण होती है, गन्ने में जो मिठास है वो सुक्रोज के कारण होती है, और दूध में जो मिठास है वो लैक्टोज के कारण होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे मीठी शर्करा अगर पूछी जाएगी कौन सी है, तो सबसे मीठी शर्करा है फ्रैक्टोज, जो कि फलों में पाई जाती है। ठीक है, और सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट किस शर्करा में पाया जाता है, तो जो सबसे मीठी शर्करा होगी उसी में कार्बोहाइड्रेट भी सबसे अधिक होगा। तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है फ्रैक्टोज में। किसमें पाया जाता है, फ्रैक्टोज में, जो फलों से प्राप्त होने वाली शर्करा है। दूध में जो मिठास है वो किस कारण होती है, तो याद रखेंगे दूध का जो मीठापन है वो होता है लैक्टोज के कारण। दूध का मीठापन किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में जो सफेद रंग होता है ये किस कारण होता है, तो दूध में जो सफेद रंग है ये होता है कैसीन के कारण। किसके कारण, कैसीन के कारण। गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो किस कारण होता है, तो गाय के दूध का जो पीला रंग है वो होता है कैरोटीन के कारण। याद रखेंगे दूध का सफेद रंग किसके कारण, कैसीन के कारण, और गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण, तो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं पोषक तत्वों की। तो मनुष्य के शरीर को 6 प्रकार के प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से वो 6 पोषक तत्व हैं, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, फिर है वसा, फिर है प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण यानी कि मिनरल्स, और उसके बाद में जल। तो मनुष्य को इन 6 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक एक करके हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो देखो जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। और मनुष्य को भोजन से जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो मिलता है स्टार्च या शर्करा के रूप में। याद रखेंगे किसके रूप में मिलता है, स्टार्च यानी कि मंड। स्टार्च को हम मंड बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो स्टार्च या शर्करा के रूप में जो है मनुष्य को भोजन से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अगर हम लोग आलू और चावल की बात करें तो आलू और चावल का जो स्टार्च होता है उससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। आप देखते होंगे कि जब चावल को उबाला जाता है तो चावल के ऊपर झाग जैसी जो है वो आ जाती है। इसी प्रकार के अगर आलू को उबालते हैं तो आलू के ऊपर भी झाग जैसी आ जाती है। तो वो जो झाग है वही होता है स्टार्च यानी कि मंड। तो आलू और चावल का जो स्टार्च है उससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा है किस रूप में, स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट है फ्रैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ये जो शर्करा है इससे भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और ये प्राप्त होता है शर्करा के रूप में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भोजन से जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा या तो स्टार्च के रूप में मिलेगा या शर्करा के रूप में मिलेगा। तो आलू और चावल से मिलता है स्टार्च के रूप में, बाकी फ्रैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये शर्करा के प्रकार हैं। तो इन जो ये शर्करा हैं इनसे भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट है इससे शरीर को लाभ क्या है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है यानी कि एनर्जी मिलती है। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य की जो मांसपेशियां हैं यानी कि जो मसल्स हैं उनमें कौन सा एसिड जो है एकत्रित होने से मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो याद रखेंगे कि जब मसल्स में लैक्टिक एसिड जो है जमा हो जाता है तब मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो सभी प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट हैं चाहे वो स्टार्च के रूप में प्राप्त हो या शर्करा के रूप में प्राप्त हो, ये पाचन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं वसा के बारे में। वसा यानी कि फैट। तो जो वसा का निर्माण है तो वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। ठीक है, वसा का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। और जो वसा है वो ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाई जाती हैं। तो जब वसा ठोस अवस्था में पाई जाती है तो उसको चर्बी कहा जाता है। ठीक है, तो वसा को ठोस रूप में क्या कहा जाता है, चर्बी कहा जाता है। और जब वसा तरल होती है यानी कि लिपिड फॉर्म में होती है तब उसको तेल कहा जाता है। याद रखेंगे वसा ठोस रूप में और तरल रूप में दोनों रूप में पाई जाती है।
ठोस रूप में वसा को बोलते हैं चर्बी और तरल रूप में वसा को बोलते हैं तेल। आगे देखते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य है शरीर को ऊर्जा जो है उपलब्ध कराना, तो ठीक उसी प्रकार जो वसा है, वसा का भी कार्य है शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराना। तो कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा से भी शरीर को ऊर्जा जो है, जो एनर्जी है, वो प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अब जो जंतु वसा है, ठीक है, तो जंतु जो वसा है उससे घी और मक्खन प्राप्त होता है। याद रखेंगे, वसा हमें जंतुओं से भी मिलती है और वसा हमें वनस्पतियों से भी प्राप्त होती है। तो जो घी और मक्खन है ये जंतु वसा के उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वनस्पति जो वसा है उसके एग्जाम्पल क्या है, तो वनस्पति वसा से सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, ये सब प्राप्त होता है। ठीक है, तो जंतु वसा से घी और मक्खन प्राप्त होता है, जबकि वनस्पति वसा से सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और नारियल का तेल प्राप्त होता है। जो वसा है वो आहार को रुचिकर बनाती है। देखो, जिस भी खाने में फैट की मात्रा अधिक होगी, फैट यानी कि उसमें घी अधिक हो, मक्खन अधिक हो या फिर कोई ऑयल अधिक हो, वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो वसा जो है इससे खाने में टेस्ट बढ़ता है, तो ये आहार को रुचिकर बनाती है, याद रखेंगे। हालांकि नुकसान भी करता है ज़्यादा वसा, लेकिन ये याद रखेंगे कि वसा से जो खाने का टेस्ट है वो बढ़ता है। ठीक है, वसा की कमी होने से क्या होगा, अगर किसी को वसा की कमी है तो उसकी त्वचा रूखी हो जाएगी, स्किन जो है वो उसकी कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। और अगर वसा की अधिकता हो जाए तो शरीर स्थूल हो जाएगा, यानी कि मोटापा बढ़ जाएगा। तो वसा की कमी से त्वचा रूखी होती है, जबकि वसा की अधिकता से जो शरीर है वो स्थूल हो जाता है, यानी कि मोटापा बढ़ जाता है। फिर हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर होता है। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर होता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक है। ध्यान रखेंगे, प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है, ग्रोथ के लिए आवश्यक है। तो शरीर की वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक तत्व अगर पूछा जाए कि कौन है, वो प्रोटीन है। बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ हो, बच्चों में प्रॉपर वृद्धि हो, इसके लिए उनके भोजन में किसकी मात्रा जो है होना आवश्यक है, याद रखेंगे, प्रोटीन सबसे आवश्यक है। आगे देखिए, अब जो दूध है, मांस है, मछली है, इसके अलावा पनीर है और अंडा है, ये जंतुओं से मिलने वाले प्रोटीन हैं। तो प्रोटीन हमें जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से भी प्राप्त होते हैं। दूध, मांस, मछली, पनीर, अंडा, ये सब जंतुओं से मिलने वाले प्रोटीन के उदाहरण हैं। इसके अलावा दाल, सेम, सोयाबीन और फलियां, ये सभी वनस्पतियों से मिलने वाले प्रोटीन के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटीन की कमी से अगर पूछा जाए कि कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन के कमी से होता है क्वाशरोरकर एवं मेरास्मस। ध्यान रखेंगे, प्रोटीन की कमी से क्वाशरोरकर एवं मेरास्मस रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो प्रोटीन है यह पाया जाता है सोयाबीन में। और सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो याद रखेंगे, सोयाबीन में 43% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है और सोयाबीन में 43% से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो जो विटामिन है, इनकी आवश्यकता शरीर को सूक्ष्म मात्रा में होती है। हमें बहुत ही कम मात्रा में जो विटामिन है वो चाहिए होते हैं भोजन से। और जो विटामिन का कार्य है वो है शरीर की रोगों से रक्षा करना और हार्मोन्स का निर्माण करना। तो हार्मोन्स के निर्माण के लिए, इसके अलावा शरीर को रोगों से बचाने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है, और ये हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं भोजन के द्वारा। जो विटामिन बी और सी हैं ये जल में घुलनशील हैं। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील हैं। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई और के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील हैं। तो विटामिन की प्रकृति दो तरह से है, कुछ विटामिन जल में घुलनशील हैं, कुछ वसा में घुलनशील हैं। तो जो बी और सी हैं वो जल में घुलनशील हैं, और ए, डी, ई, के ये फैट यानी कि वसा में घुलनशील हैं। अब जो विटामिन की खोज है वो किसके द्वारा की गई, तो विटामिन की खोज की गई थी फंक के द्वारा। याद रखेंगे, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, फंक के द्वारा की गई थी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके इन विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। देखो, रासायनिक नाम जो है वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको याद होने चाहिए। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन ए के स्रोत क्या हैं, तो विटामिन ए के जो स्रोत हैं उनमें प्रमुख स्रोत हैं दूध, मक्खन, दही, अंडा, पालक, अखरोट और गाजर। इनमें जो विटामिन ए है वो पाया जाता है। अब विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग,
तो अगर विटामिन ए की कमी है तो जो रोग है वो हो जाएगा रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो है रतौंधी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं विटामिन बी 1 के बारे में। विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। ठीक है, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और इसके जो स्रोत हैं, यानी कि जो विटामिन बी 1 के स्रोत हैं वो है दूध, अंडा, मांस, अनाज, फलियां और सोयाबीन। ये विटामिन बी 1 के स्रोत हैं। तो विटामिन बी 1 यानी कि थायमीन के ये सभी स्रोत हैं। और विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी 1 की कमी से हो जाता है बेरी बेरी। याद रखेंगे, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोब्लामिन। बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोब्लामिन। विटामिन बी 12 के स्रोत क्या हैं? तो विटामिन बी 12 के स्रोत हैं दूध, अंडा, मांस और मछली। ये सभी विटामिन बी 12 के स्रोत हैं। विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, यानी कि रक्ताल्पता। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कमी आना, यह विटामिन बी 12 से होने वाला प्रमुख रोग है, याद कर लीजिएगा इसको। बढ़ते हैं आगे, अगला जो विटामिन है वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के स्रोत क्या हैं? तो विटामिन सी के स्रोत हैं आंवला, नींबू, टमाटर, पपीता, स्ट्रॉबेरी, इसके अलावा अन्य खट्टे फल। तो जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी जो है वो पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन सी की कमी से जो होने वाला रोग है वो है स्कर्वी। याद रखेंगे, विटामिन सी की कमी से जो होने वाला रोग है वो है स्कर्वी। आगे बढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के स्रोत क्या हैं? तो विटामिन डी के स्रोत हैं दूध, मक्खन, अंडा, इसके अलावा सूर्य का प्रकाश। ये सभी विटामिन डी के स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, जिसको हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स, यानी कि सूखा रोग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। विटामिन ई के स्रोत क्या हैं? तो विटामिन ई के स्रोत हैं गेहूं, बादाम, सोयाबीन, मूंगफली और अंडा। ये सभी विटामिन ई के स्रोत हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति का कम होना। तो ये विटामिन ई की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन के। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। याद रखेंगे, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के के स्रोत क्या है? तो विटामिन के स्रोत हैं दूध, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी और पालक। ये सभी विटामिन के स्रोत हैं। विटामिन के की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो विटामिन के की कमी से होने वाला जो प्रमुख रोग है वो है रक्त का थक्का ना बनना, ब्लड क्लॉट जो है वो ना बनना। तो ये विटामिन के की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं खनिज लवण यानी कि मिनरल्स के बारे में। तो देखो, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सभी खनिज लवण यानी कि मिनरल्स के उदाहरण हैं। अब जो खनिज लवण है वो हड्डियों, दांतों एवं हार्मोन्स के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम की कमी से कौन सा क्या प्रॉब्लम होती है, तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये खनिज लवण नहीं होगा प्रॉपर मात्रा में भोजन में कैल्शियम, तो इसकी कमी से क्या होगा? हड्डियां और दांत कमजोर हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े भी दांत निकलते हैं इसी की कमी से। इसके अलावा आयरन, अगर पूछा जाए कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से हो जाएगा एनीमिया, यानी कि रक्ताल्पता, हीमोग्लोबिन में कमी। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा। ठीक है, तो ये सभी खनिज लवण जो है आवश्यक हैं। खनिज लवण की कमी होने से भी ये सभी जो रोग हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है आपका जल। तो आपको पता है कि जो जल है वही जीवन है। तो जल भोजन के पाचन में भी सहायक है, और इसके अलावा जो जल है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायक है। याद रखेंगे, शरीर का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखने के लिए भी जल का होना जरूरी है।
अब हम लोग बात करते हैं कुछ विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परजीवी यानी कि जो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। परजीवी यानी कि जो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग हैं, उनमें प्रमुख रोग हैं मलेरिया और पायरिया। ठीक है, तो मलेरिया और पायरिया ये दो प्रमुख रोग जो हैं ये होते हैं किसके द्वारा? ये होते हैं परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ के द्वारा। फिर हम लोग पढ़ते हैं जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। जीवाणु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के द्वारा जो होने वाले प्रमुख रोग हैं उनमें है टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, इसके अलावा प्लेग, निमोनिया और कुष्ठ रोग। तो याद रखेंगे, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया और कुष्ठ रोग ये सभी जीवाणु के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं। जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की थी? कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो जीवाणु की जो खोज है वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। विषाणु यानी कि वायरस। तो वायरस के द्वारा जो होने वाले प्रमुख रोग हैं उनमें है इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू, चेचक, इन्फ्लुएंजा, इसके अलावा ठीक है, यहां पे रिपीट हो गया, ये इतना याद कर लीजिएगा। अब इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू और चेचक ये सभी आपके विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। इसके अलावा इसमें आपका पोलियो भी आ जाएगा। पोलियो जो है वो भी आपका वायरस के द्वारा ही होने वाला रोग है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी इवान वोस्की ने। किसने की थी? इवान वोस्की ने। इवान वोस्की ने वायरस की खोज की थी, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद में फंगस यानी कि कवक के द्वारा होने वाले रोग। तो इनमें आपका गंजापन है, दाद है, खुजली है, इसके अलावा एथलीट फुट है। ये सभी जो रोग हैं, गंजापन, दाद, खुजली, एथलीट फुट, ये सभी फंगस के द्वारा होने वाले रोग हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं आनुवांशिक रोग के बारे में। आनुवांशिक रोग यानी कि जो जेनेटिक आपकी डिजीज हैं, इनमें है आपका वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, फिर है आपका हीमोफीलिया। तो वर्णांधता यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें जो रोगी है उसको रेड और ग्रीन कलर पहचानने में प्रॉब्लम होती है। आपको पता है कि प्राइमरी कलर 3 होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं। तो जिसके भी वर्णांधता है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस है, उसको रेड और ग्रीन कलर जो है ये पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है, ये पहचानने में उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है इसको राज रोग भी कहा जाता है। हीमोफीलिया को राज रोग भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, इसकी जो वाहक हैं वो थी रानी विक्टोरिया। अब जिनके भी हीमोफीलिया होता है तो उनका जो ब्लड का क्लॉट है, जो रक्त का थक्का है, वो नहीं जमता, याद रखेंगे, या देर में जमता है। तो हीमोफीलिया जो है इसकी शुरुआत महारानी विक्टोरिया से हुई थी, इस वजह से इसको राज रोग भी कहा जाता है। और जिसकी भी हीमोफीलिया की प्रॉब्लम होगी तो उसका जो ब्लड क्लॉट है वो देर में जमेगा या नहीं जमेगा। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।